हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो हम बात करने वाले हैं डायलिसिस टेक्नीशियन इंटरव्यू के बारे में, जिसके मेरे पास पिछले लास्ट 1 ईयर से इतने कमेंट आ रहे हैं मेरे चैनल पे और डीएम भी इतने आ रहे हैं कि जो डायलिसिस टेक्नीशियन का इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो 2 पार्ट में शूट की जाएगी। अगर आप ये सारे दोनों पार्ट देख के जाओगे ना तो आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि आप जो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 में से आप 8 का आंसर बहुत ईजिली दे दोगे। तो ये जो बिगनर हैं, जो फ्रेशर हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आप देखोगे आपको कोई इस तरीके की वीडियो बना के नहीं डाल रखी जिसमें आपको इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में बात की हो। तब एमसीक्यू क्वेश्चन तो हर कोई डाल देता है कहीं से उठा के इंटरनेट से, बट जो इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं एक्चुअल बेस पे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज दिए तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वैकेंसी का अपडेट बता देता हूँ। अभी जैसे कि अहमदाबाद के अंदर वैकेंसी है डायलिसिस टेक्नीशियन की, वो भी 100 वैकेंसी है। असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन की और डायलिसिस टेक्नीशियन की दोनों के मिला के आपकी 100 वैकेंसी है। और अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का उसमें एक्सपीरियंस मांगा है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें वैकेंसी के बारे में पता नहीं लग पाता। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, जिसने अभी तक इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है ना वो ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि आपको हमेशा अपडेट मिलते रहें। देखो एक टाइम पे आके ना सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते हैं कितने हो गए, बट ये मैटर करता है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से कनेक्ट रहना चाहता हूं हमेशा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि इंस्टाग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपस में कनेक्ट रहें हमेशा और बातचीत होती रहे। और जो बच्चे व्लॉग वाले चैनल से ऐड है ना, उनके पास भी सब चीज़ की अपडेट रहती है, क्योंकि मैं उसमें भी बताता रहता हूँ। वो कुछ दिन में ही उस पर एक वीडियो आ जाएगी, और डे इन लाइफ ऑफ डायलिसिस टेक्नीशियन इन इंडिया के अंदर कैसा होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इंटरव्यू का क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पार्ट 1 है, डायलिसिस टेक्नीशियन इंटरव्यू का ये पार्ट 1 है। ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि आप जब भी जाएंगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए आप जब भी जाओगे तो हमेशा याद रखना फॉर्मल ड्रेस में जाना है आपको। ठीक है, फॉर्मल ड्रेस से मतलब आपका कि कोई भी कलर हो, बट वो प्लेन होना चाहिए। जो भी आपकी पैंट हो, जीन्स नहीं होनी चाहिए, शर्ट फुल स्लीव की होनी चाहिए आपकी, और वो प्लेन होनी चाहिए। कलर से कोई मतलब नहीं है, आप वाइट पहनो, ग्रे लो, कोई सा भी लो, बट वो प्लेन होना चाहिए। ठीक है, और ऑर्गेनाइज योर डॉक्यूमेंट्स इन वेल मैनर्ड। बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट एक फ़ाइल के अंदर लेके जाओगे और अच्छी तरीके से आपने मैनर में वो लगा रखे होंगे, पहले आपने 10th लगाया, 12th लगाया, डिप्लोमा लगाया, बीएससी लगाया, एक्सपीरियंस लगाया, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपका। ठीक है, सबसे, और फिर आपका रिज्यूम सबसे पहले होना चाहिए, फिर आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपने लगा सकते हो। ठीक है, आपको टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, टाइम वेस्ट करना है, जाते ही आपको खुद नहीं उनके सामने जाके बैठ जाना है। पहले आप वहाँ खड़े होगे, टाइम वेस्ट करोगे। अगर वो आपको बोलने के लिए बैठेंगे तो आप वहाँ बैठोगे, और बैठने के बाद आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है, ये आपका यहाँ हो गया। मेक आई कॉन्टैक्ट, जब भी जो क्वेश्चन पूछा जाए आपको उनसे आई कॉन्टैक्ट रखना है बिल्कुल। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई को क्वेश्चन आपसे कोई पूछ रहा है और आप देख किसी और साइड रहे हो। आपको सीधा उनसे जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसकी तरफ आपको आई कांटेक्ट करके आंसर देना है। ठीक है, जो आपसे पूछेगा। बहुत लोग बैठे होते हैं इंटरव्यू में, 2-3 लोग। बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बैठना नहीं है आपको तुरंत, बैठने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ये नहीं एकदम मस्ती में बैठे हुए और टांग के ऊपर टांग रख के जैसे हम घर में बैठते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एकदम एक सिंसियरली बैठना है। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि क्या क्या सीन है इसके अंदर। देखो, सबसे पहले आपको एज ए डायलिसिस टेक्नीशियन आपको वो पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़, स्पेशली फ्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। कि मैंने ये चीज़ बहुत बार देखी है कि जब फ्रेशर से डेफिनेशन पूछी जाती है ना, तो वो डेफिनेशन भी नहीं बता पाते हैं, और बताते हुए तो बना के बताते हैं। आपको एक अच्छी डेफिनेशन आनी चाहिए डायलिसिस की क्या होती है, चाहे आप खुद बनाओ, अपनी बनाओ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी बनाई हुई है, अगर आपको पसंद आए तो ये वाली आप तैयार कर लेना। इसमें आपका दिया गया है, डायलिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर waste product from the blood like urea, uric acid, creatine and nitrogen waste with the help of dialyzer। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है, ये आपको आनी ही आनी चाहिए, और आपको फ्रिक्वेंटली बोलनी है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोक के बोल रहे हो, तो आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। फ्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी है, फ्रेशर से ये क्वेश्चन पूछेंगे डायलिसिस के डेफिनेशन बता दो, क्योंकि उन्हें पता है आपको थोड़ी ज़्यादा आता होगा, तो इसलिए वो आपसे ज़्यादा पूछने की कोशिश करेंगे, सब चीज़ें। ठीक है, फिर मेन आ जाता है आपका हीमोडायलिसिस का प्रिंसिपल क्या होता है। तो आप सब लोगों को पता है कि मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप एक बार उसको भी देख लें। देखो, ये वीडियो
अगर आप लोगों ने मेरी सारी वीडियो देख रखी है उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं इस बात के लिए 100% श्योर हूँ कि आपका सिलेक्शन तो होना ही होना है। क्योंकि आपने अगर सारी वीडियो, क्योंकि मैं हर वीडियो में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी बताता हूँ और इसमें मैंने इंटरव्यू के और क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं जिससे आपका एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपको यूट्यूब पे और भी लोग काफ़ी इंटरव्यू की चीज़ें सिखाते हैं जिसमें आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन के नाम पे MCQ दिखा देते हैं। तो वो तो भाई एक रिटर्न एग्ज़ाम हो गया, वो लेवल ही अलग है। ठीक है, उसको तो अलग तरीके से देखा जाएगा। बट अगर आप एक इंटरव्यू बेसिस पे लोगे तो जो मैंने आपको चीज़ें करेंगी इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन खुद ही निकल के आएंगे। ठीक है, हीमोडायलिसिस का आपका प्रिंसिपल क्या होता है? बेस ऑन अल्ट्राफिल्ट्रेशन के ऊपर बेस होता है, ऑस्मोसिस के ऊपर, डिफ्यूजन के ऊपर। तीनों के बारे में अच्छे तरीके से बात करिए। फिर मैं आपको बता देता हूँ, डिफ्यूजन जो होता है आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल शिफ्ट होते हैं, जैसे आपका यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब। ठीक है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में आपका एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है वो रिमूव होता है। ऑस्मोसिस में आपका सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जैसा ये पेशेंट की बॉडी के अंदर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन। देखिए, अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि मैंने आपको बताया था काफ़ी बच्चे बुक के लिए बोल रहे थे कि एक बुक लॉन्च कीजिए, बुक लॉन्च कीजिए। देखो, बुक में टाइम लग सकता है, बट मैं ये बता रहा हूँ अभी जितनी पुरानी बुकें मिलती हैं या इंटरनेट पे देख लो, कुछ चीज़ें इतनी गलत दिखाई जाती हैं। अब आप देखोगे, आपको बताया जाता है डायलिसिस का टाइप। अब आप खुद सोच के चलो कि डायलिसिस के अगर टाइप बताए जा रहे हैं तो उसमें ये फिर हीमोफिल्ट्रेशन आपका जो नीचे आ गया CRRT, ये सब टाइप नहीं कहेंगे, कभी ये टाइप नहीं होते हैं। इन्हें हमेशा मॉडिफिकेशन कहा जाता है कि कोई चीज़ पहले से आई उसका मॉडिफाई कर दिया गया। भाई ट्रीटमेंट तो सेम ही हो रहा है, बस प्रिंसिपल बदल रहे हैं, तो ये उसके टाइप नहीं हुए, इनका मॉडिफिकेशन हुआ। हमेशा आप लोगों को इस चीज़ों को याद रखना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी चलती चली आ रही हैं और उन्हें सब पढ़ते चले जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट होता रहता है। तो अब जो एक बुक आएगी ना, वो उसका लेवल ही अलग होगा, वो बुक तबाही मचा देगी। डायलिसिस टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में इतनी अच्छी बुक होने वाली है ना वो, पर उसमें टाइम लग जाएगा, वो भी बात की बात है। फिलहाल हम मॉडिफिकेशन देखते हैं कि डायलिसिस में क्या क्या मॉडिफिकेशन आए हैं। ठीक है, अब देखोगे आप हीमोफिल्ट्रेशन। ठीक है, हीमोफिल्ट्रेशन आपका निकाला गया जो बेस था कन्वेक्शन के ऊपर। ठीक है, कन्वेक्शन वर्ड ये बहुत एक कन्फ्यूजिंग भी है बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग इसे सिर्फ पढ़ लेते हैं और फिर वो कहते हैं हमें पढ़ने के बाद समझ में भी नहीं आया। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर। देखिए, पहले मैं आपको कन्वेक्शन बताता हूँ। कन्वेक्शन क्या है? एक सॉल्वेंट रैग है। ठीक है, इसका अगर आप एग्जांपल से देखोगे तो मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाऊँ। जैसे मान लीजिए आप कहीं नदी किनारे हो। ठीक है, नदी किनारे हो और वहाँ पे बहुत सारा, नदी किनारे आप बीच पे गए हो, वहाँ पे रेत है। ठीक है, और रेत एकदम से मान लो पानी आया, जैसे आपने देखा है कि पानी पहले आगे की तरफ आता है फिर अब वापिस चला जाता है। ठीक है, तो मान लो पानी आपकी तरफ आया और जो रेत था अपने साथ रेत को ले गया। ठीक है, तो उससे आप क्या बोलोगे? सॉल्वेंट ड्रैग बोलोगे, क्योंकि वो पानी तो आया और अपने साथ थोड़े से रेत भी ले गया। एक तरीके से वो ब्लड के साथ आएगा और ब्लड में से इम्प्योरिटी ले जाएगा, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, तो इसे आप सॉल्वेंट ड्रैग बोलोगे। ठीक है, सॉल्वेंट ड्रैग बोलोगे तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ग्रेडियंट, तो ये आपका कन्वेक्शन हो गया। अब आप आ जाओ इन दोनों पे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हीमोफिल्ट्रेशन का, जब डायलिसिस का मॉडिफिकेशन बना के हीमोफिल्ट्रेशन बनाया गया तो उसे कन्वेक्शन के बेस पे बनाया गया था, जिससे कि जो आपके पार्टिकल हैं वो एज अ प्रेशर ग्रेडियंट के हेल्प से रिमूव होंगे, या फिर आप कह सकते हो उसे सॉल्वेंट ड्रैग। ठीक है, उसके हेल्प से वो रिमूव होंगे। बट फिर आ गया कि इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, हीमोडायलिसिस और हीमोफिल्ट्रेशन को, तो फिर उसका नाम आपका बन गया हीमोडायफिल्ट्रेशन, जिसमें आपका दोनों चीज़ मिक्स हो गई। तो उसमें आपका डिफ्यूजन भी हो गया, कन्वेक्शन भी हो गया। डिफ्यूजन आपको पता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, तो उससे भी क्लियरेंस हो रही है और आपका कन्वेक्शन भी हो रहा है, सॉल्वेंट ड्रैग भी हो रहा है। तो दोनों चीज़ से जब ये चीज़ निकल के आई तो ये अच्छा रिजल्ट आया, तो आपका हीमोडायफिल्ट्रेशन हो गया। तो ये चीज़ होगी आपकी। फिर आपका कन्वेक्शन हुआ। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब देखो आ जाता है CRRT। ये ऐसी चीज़ है अगर आपने करी है, देखो हमेशा एक बात
ऑनेस्ट, आपको ऑनेस्ट रहना है एकदम। जो चीज़ करिए आपको वही बोलना है, बात ही खत्म। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि भाई हमें ये चीज़ हमने पढ़ रखी है, देख रखी है, तो हम बोल देंगे हाँ हमें आता है। नहीं बोलना, सीधी सीधी बात है, नहीं बोलना। क्योंकि जिसे पता लगाना होता है वो पता लगा लेगा। वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आप बता ही नहीं पाओगे अगर आपने नहीं कर रखी तो। ठीक है, तो इसलिए CRT ऐसी चीज़ है, अगर आपने नहीं करी तो सीधा मना करना, नहीं कर रखी। बट वो फिर ये पूछ लेते हैं कि आपने पढ़ा है इसके बारे में, तो आप कहते हैं ना हाँ पढ़ा है। तो सीधा सीधा से आपको पता है कि इसका नाम CRT की फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे, फ्रेशर से फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, तो इसमें मोड पूछ लेंगे, मोस्टली मोड पूछे जाते हैं कि इसको मोड बता दो कौन कौन से होते हैं। आप बताओगे CVVH, CVVHD, CVVHDF। अब इसमें क्या है, सेम आपकी ऊपर वाली चीज़ आ गई जो आपके ऊपर थी। अब देखो ये आपका क्या है, ये CRT का पार्ट है, कंटिन्यूअस वीनोवीनस हीमोफिल्ट्रेशन आ गया। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था ये वाला, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका हीमोफिल्ट्रेशन दोबारा नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो फिर आपका आ जाता है वीनोवीनस हीमोडायलिसिस। अभी ऊपर पढ़ के आए हो, कंटिन्यूअस वीनोवीनस हीमोडायफिल्ट्रेशन। तीनों चीज़ आपने ऊपर पढ़ी है और नीचे भी आपको देखने को मिल गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्कफ। तो अब आपका स्कफ आ जाता है स्लो कंटिन्यूअस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसमें आपको पता है कि ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। डायलिसिस मोड आप बंद कर दो, सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन निकालो, वो भी स्लो स्पीड में आपका ISO भी बोल सकते हो इसको आप, आइसोलेटेड UF करके आपने निकाल दिया। ये आपका स्कफ हो गया, हर किसी को नॉर्मली पता ही होगा। ठीक है, चलिए अब आपका हो गया स्लेड। स्लेड आप लोगों को पता है कि सस्टेन लो एफिशिएंसी डायट। इसमें आपको मेन दो चीज़ याद रखनी है, जो आपका ब्लड फ्लो रेट रहेगा। ठीक है, ब्लड फ्लो रेट वो आपका 150 ml पर मिनट रहेगा, और जो आपका डायलिसिड फ्लो रेट रहेगा वो आपका 300, उसका डबल। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, और इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ये आपका 6 से लेके 10 आवर्स तक भी इसको करते हैं। ठीक है, 10 आवर्स तक। और हेपेरिन प्रोटोकॉल एज पर पेशेंट की हिस्ट्री होता है, या फिर जो डायग्नोस चल रहा है उसके बेस पे। तो साइटोसोल्व थेरेपी के बारे में देख लेते हैं। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो सोर्स में जाके, क्योंकि आप वीडियो से देखकर ही पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल हम देख लेते हैं इसके बारे में, साइटोसोल्व के बारे में। एड्सॉर्बर होता है इसके अंदर, वो प्रेजेंट होता है, जो रिमूव करता है एक्सेस लेवल ऑफ साइटोकाइनिस, बिलिरुबिन एंड मायोग्लोबिन, रिमूव करने हेल्प करता है। तो कोविड के अंदर भी इसका काफ़ी अच्छा रोल रहा है। ठीक है, आपसे इसका डायग्नोस मुश्किल पूछा जाएगा, मेन आपसे पूछा जाएगा कि क्या रिमूव करने में हेल्प करता है। इसके बाद आपका प्लाज्माफेरेसिस आ जाता है, जो बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको थ्योरी तो, अगर आपने नहीं कराया तो आपको थ्योरी इसकी अच्छी से आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसीजर टू सेपरेट प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड। तो सिंपल से आपको पता चला, प्लाज्मा रिमूव किया जाता है पेशेंट के ब्लड में से और फिर रिप्लेस किया जाता है। देखो कुछ केस में प्लाज्मा रिप्लेसमेंट करना होता है और कुछ केस में एल्ब्यूमिन ही रिप्लेस करते हैं। ठीक है, और इसका देखो मेन आपका सरफेस एरिया पता होना चाहिए। बाकी इसके ऊपर आगे वीडियो में आएगा सरफेस एरिया के ऊपर। तो इस वीडियो का पार्ट 2 तो एकदम तबाही होने वाला, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले ना जो अभी बिल्कुल ट्रेंड में है। ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, 0.6 मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होता है। तो आप लोग इसको लिख लो हैंड टू हैंड, और ये आप नोट्स बनाते चलो, देखने से काम नहीं चलने वाला भाई, आप बनाते चलो इसके नोट। इंडिकेशन के बारे में हम देख लेते हैं। गुड पास्चर सिंड्रोम हो गया, IgA नेफ्राइटिस हो गया, ट्रांसप्लांटेशन हो गया, माइलोमा किडनी हो गया। ठीक है, तो ये चारों चीज़ आप इसके डायग्नोस बता दोगे कि किस किस में ये किया जाता है। और अब हम चलते हैं ABO इम्यूनो एडजॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो आने वाली है, शॉर्ट्स में मैंने डाल रखी है, उसमें आप प्रोसीजर देख सकते हो। बाकी लॉन्ग वीडियो इसके ऊपर आने वाली है। फिलहाल के लिए आप बस इतना देख लो कि कोई पेशेंट को अगर ट्रांसप्लांट कराना है और उनका जो फैमिली में मेंबर है जो किडनी दे रहा है उसका अगर ब्लड ग्रुप उससे नहीं मैच करता तो ABO इम्यूनो एडजॉर्प्शन किया जाता है। अगर किडनी के केस में देखोगे, बाकी इसे और भी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, वो अलग डिजीज़ है। अगर हम रीनल की बात करें तो ठीक है, ABO इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांटेशन में यूज किया जाता है। बस आपको इतना ही। रिमूवल, अब देखो इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंटीबॉडीज़ और ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ आएगा यहाँ पे भी, तो यही वाला सेम कर लेना, एंटीबॉडी विद हेल्प ऑफ ग्लाइकोसोर्ब। ठीक है, ग्लाइकोसोर्ब इसके फिल्टर का नाम होता है, जिसके अंदर कॉलम बने होते हैं, उसकी हेल्प से रिमूव किया जाता है एंटीबॉडीज़ को। ठीक है, अब आपका मेन आ जाते हैं दो चीज़ की पार्ट। भाई ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पार्ट A में पोटेशियम कितना होता है।
आपसे सीधे पूछ लेंगे पार्ट ए के या तो सारे के नाम बता दो या आप पोटेशियम पूछ लेंगे, क्योंकि पोटेशियम फ्री का बहुत अच्छा रोल है। पोटेशियम फ्री कब पेशेंट को दिया जाता है या फिर उसके पीछे एक लॉजिक क्या होता है, कैसे पोटेशियम फ्री होता है, ठीक है। तो सोडियम जो होता है वो पार्ट ए के अंदर, आपको पता है पार्ट ए के अंदर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो सोडियम जो होता है वो 80 ml मिलीमोल पर लीटर होता है और पोटेशियम आपका 2 मिलीमोल पर लीटर होता है। पोटेशियम बहुत ज़रूरी है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। कैल्शियम जो हो गया 1.75 मिलीमोल पर लीटर हो गया। मैग्नीशियम आपका 0.75, क्लोराइड आपका 84 और एसीटेट आपका हो गया 4 और ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट ये वेरी करता है। कुछ दूसरा पार्ट ए लोगे आप, उसके अंदर आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, इसमें 5.5 मिलीमोल पर लीटर है, ठीक है। पार्ट बी की कंपोजिशन आप देख लो। अगर कोई सीनियर टेक्नीशियन आपसे इंटरव्यू ले रहा है ना, तो ये वो पूछ सकता है, इसके बारे में आराम से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आपकी ऑब्जर्वेशन में ये पार्ट बी बनना है तो आप किस तरीके से उसे बनवाओगे, क्या पैकेट पे आप चेक करोगे, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट आपका 2 चीज़ कितने का ये पैकेट होता है, 820 ग्राम का होता है, पूरा मैं लिख देता हूँ 820 ग्राम का, ठीक है। 820 ग्राम का ये पैकेट होता है, जिसमें आपका 545 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और आपका 275 ग्राम 275 ग्राम आपका सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। और अगर आप आफ्टर डाइल्यूशन देखो, इन दोनों को प्लस करोगे तो 820 ही आएगा, ठीक है। अगर आप इसे डाइल्यूट कर दोगे, आपको पता है पार्ट बी बनाया जाता है, कुछ लोग इसे 10 लीटर में डाइल्यूट करके बनाते हैं, कुछ लोग 9.5 लीटर में बनाते हैं और कुछ इसे 9 में ही बना लेते हैं, ठीक है। पर इसके पैकेट पे हमेशा 10 लीटर लिखा होता है, एक पैकेट फॉर 10 लीटर, ठीक है। तो सोडियम जो होता है आफ्टर डाइल्यूशन, अगर आप इसे डाइल्यूट कर दोगे तो आपका 59 मिलीमोल पर लीटर हो जाएगा, 25 मिलीमोल पर लीटर क्लोराइड हो जाएगा, बाइकार्बोनेट 34 मिलीमोल पर लीटर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपका आ गया हीमोडायलिसिस सॉल्यूशन। ये रेशो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये एक रेशो बताया गया है कि अगर आप 36 ml डायलिजेट निकाल लेते हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। 1 ml आपको पार्ट ए मिलेगा। मान लो आपने 36.83 ml डायलिजेट ले लिया, ठीक है। डायलिजेट जहाँ से आ रहा है उससे आपने 36.83 ml ले लिया, तो आपको इसमें जो पार्ट ए मिलेगा वो 1 ml मिलेगा और जो पार्ट बी मिलेगा 1.83 ml मिलेगा और जो आर मिलेगा वो 34 ml मिलेगा। तो ये एक रेशो बताया गया है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आरओ प्लांट के अंदर। आरओ में देखो आपको सारे फिल्टर पता होने चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनी हुई है, तो आप 2 पार्ट में वीडियो बनाई है स्पेशल मैंने आरओ के ऊपर, जिसमें मैंने थ्योरी भी बताया, प्रैक्टिकल भी बताया, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपके 3 फिल्टर हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको देखना है सैंड फिल्टर, कार्बन फिल्टर, वाटर सॉफ्टनर, ठीक है। जो आपका सैंड फिल्टर है वो रिमूव करता है सस्पेंडिकल पार्टिकल, ठीक है। और आपका कार्बन फिल्टर क्लोरीन क्लोरोमाइन को रिमूव करने में हेल्प करता है और ऑडर को रिमूव करता है, स्मेल को रिमूव कर रहा है, ठीक है, जो भी स्मेल्स आती हैं। और वाटर सॉफ्टनर वाटर को सॉफ्ट करता है, किसका एक्सचेंज करके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को रिमूव करता है और सोडियम का इनटेक करता है वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, ठीक है। हीमोलाइसिस बहुत क्वेश्चन आता है, हीमोलाइसिस किसकी वजह से हो सकता है। अगर कार्बन फिल्टर क्लोरीन और क्लोरामाइन को नहीं रिमूव कर पाएगा सही से, तो पेशेंट को उसकी वजह से हीमोलाइसिस हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। वाटर सॉफ्टनर में क्या एक्सचेंज होता है, कौन से आयंस रिमूव होते हैं, कौन से ऐड होते हैं, तो आपको पता है कि कैल्शियम मैग्नीशियम रिमूव हो जाते हैं और आपका NaCl ऐड होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और फिर आपके ये 3 फिल्टर आ गए, 3 फिल्टर से वाटर पास हो गया, सिक्योरिटी फिल्टर आ जाता है, ठीक है। हाई प्रेशर पंप होता है आपका, फिर मेम्ब्रेन्स होती है जिसके अंदर वाटर जाता है, फिर ये आपका यूवी स्टलाइजर होते हुए आपका टैंक में आ जाता है, ठीक है। पूरा कोई नहीं पूछेगा आपसे कि पूरा प्रोसेस बताओ, सिर्फ आपसे मेन ये पूछ लिया जाएगा कार्बन फिल्टर का काम बताइए, वाटर सॉफ्टनर का बताइए, दोनों का मैंने बता दिया है। और आपसे नॉर्मल वैल्यूज़ पूछी जा सकती हैं जो मैं आपको अब बताऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। देखो लिमिट्स फॉर हीमोडायलिसिस, अगर हीमोडायलिसिस आप करने जा रहे हो तो आरओ की क्या क्या लिमिट्स होनी चाहिए। जो TDS है इसके ऊपर इतने बच्चे क्वेश्चन पूछे हैं, सर TDS कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 0 से 25 आपका TDS लेवल होना चाहिए आरओ का, ठीक है। आरओ का pH कितना होना चाहिए, 6.3 से लेके 7.3 आरओ का pH होना चाहिए इस रेंज के अंदर। एंडोटॉक्सिन्स लेवल कितने होने चाहिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही पूछा जाता है, चाहे आप एग्जाम ले लो, इंटरव्यू ले लो। 0.25। अल्ट्रा प्योर वाटर का कितना होगा, तो अल्ट्रा प्योर वाटर का आप बोलोगे 0.03,
एंडोटॉक्सिन्स यूनिट पर ml। ये डायलिजेट का कितना होगा, जो डायलिजेट मिक्सर हुआ है पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। डायलिजेट आपको पता है कि पार्ट ए पार्ट बी और आर वाटर तीनों को मिला के जो मिक्स हुआ है उसका जो एंडोटॉक्सिन्स लेवल है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे 0.5 एंडोटॉक्सिन्स यूनिट पर ml, ठीक है। और देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि आरओ की मेंटेनेंस के लिए क्या क्या चेक करना चाहिए, ठीक है। मंथली बेसिस पे करते हैं कुछ लोग, 6 मंथ में करते हैं, ठीक है। तो एक तो केमिकल एनालिसिस करना चाहिए आरओ का, आप बता सकते हो, लोब डिसइंफेक्शन करना चाहिए, और CFE कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट उसकी चेक करनी चाहिए एवरी मंथ। रिनालिन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिनालिन कैसे प्रिपेयर होता है, क्योंकि आपको पता है पहले टाइम पे फॉर्मलिन यूज किया जाता था, बट अब रिनालिन एकदम अप्रूव कर दिया यूज़ करने के लिए। तो रिनालिन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका 21% हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है और आपका 4% इसके अंदर पैरा एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया कि इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस, देखो इसे आप AEIOU इससे याद करोगे। ए से आपका हुआ एसिडोसिस, तो आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, और ई से आपका इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गया, आई से आपका इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स, फ्लूइड ओवरलोड, यूरेमिया। ये पांचों आपके टिप पे होने चाहिए, क्योंकि वो सीधा आपसे पूछे इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस बताइए। और इमरजेंसी ड्रग्स, ठीक है। इमरजेंसी ड्रग्स में आपको 5 ऐसी होनी चाहिए जो आप तुरंत बोल सको, ठीक है। आपको सोचने का टाइम भी नहीं मिलना चाहिए कि आप सोच के बोलो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एकदम टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कितने नाम लिखे हैं यहाँ पे, काफ़ी नाम लिखे हैं, आप देख सकते हो। इसमें से कोई 5 आप याद कर लो जो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। एविल हो गया, एट्रोपिन हो गया, एडेलिन हो गया, एंटीजी हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन, डोपामिन हो गया, डोबेटामिन हो गया, नोरेड हो गया, मिडाजोलम हो गया, ठीक है। ये आपकी इमरजेंसी ड्रग्स हो गई जो डायलिसिस यूनिट में मोस्टली अवेलेबल होती हैं। तो आप लोग इसमें से 5 नाम जरूर याद रखना, क्योंकि वो सिंगल एक किसी के बारे में नहीं पूछेंगे, वो सीधा पूछेंगे इमरजेंसी ड्रग्स बता दीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें बतानी होगी। ये पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है, ये वीडियो होगी 20 मिनट के आसपास की। अगर और मैं इसको बड़ी करता तो ये वीडियो बहुत बोरिंग हो जाती है, ठीक है। तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है, अब हम इस पे एम करते हैं कितना, 500 लाइक का। और भाई तुम लोग क्या क्रेजी रेस्पॉन्स दिखा रहे हो चैनल पे, जो बोला जाता है तुम लोग वो लाइक गेम कंप्लीट करते हो। तो मुझे तुम लोगों में से एक बच्चे बता रहे थे कि सर हमें पता लग जाता है आपके चैनल, बट हम अपने दोस्तों को इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि उन्हें भी फिर ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। देखो कंपटीशन तभी बढ़ता है, मान लो आपके कलीग्स हैं, आपने उससे वीडियो शेयर करी, उसने भी उतना जान लिया और आपने भी जान लिया, जब आप लोग डिस्कस करोगे ना तो आपकी नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज होगी, फिर उससे एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियोस को शेयर कर दिया करो, जिससे लाइक एम हमेशा कंप्लीट हो जाए। और इंस्टाग्राम पे मेक श्योर आप लोग ज्वाइन हो जाना, जिससे सारी अपडेट मिल सके। और व्लॉगिंग चैनल भाई जो देखता है ना उसको तो एकदम अलग वाली अपडेट रहती है, डेली टू डेली वाली अपडेट रहती है, जो मेरे व्लॉगिंग चैनल पे भी ऐड है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंस्टाग्राम का भी और व्लॉगिंग चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।